बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक पात्रता के संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से कुछ लोगों के द्वारा गलत सूचनाओं के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को लगातार कंफ्यूज किया जा रहा है। गलत सूचना के आधार पर लगातार उनको भ्रमित किया जा रहा है और अभ्यर्थी भ्रमित हो भी रहे हैं। इसकी वजह से जो एक्चुअल डाटा है वो बिना जाने ऐसे लोगों के पीछे चल पड़े हैं जो कि कुछ समय बाद खुद अपने हाथ खड़े कर देंगे। इसलिए अपने व्यक्तिगत स्तर पर बीएड अभ्यर्थियों को क्या सही है और क्या गलत है ये सब कुछ तय करना होगा, अन्यथा की कंडीशन में इसी प्रकार से आप लोग को भ्रमित किया जाएगा। आज मीडिया आपके मुद्दों को इसलिए उठा रहा है क्योंकि आप उनके लिए टीआरपी का एक साधन है। राजनीतिक पार्टियां आप में मुद्दा इसलिए ढूंढ रही हैं क्योंकि आप उनके लिए वोट बैंक हैं। तो आपको एक अवसर के तौर पर ना भुना करके छोड़ दिया जाए, इसलिए आपको जरूरी यह है कि आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर अपने संज्ञान का प्रयोग करके आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है इस पर सोचना समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं या फिर एक डीएलएड कैंडिडेट हैं, गलत सूचनाओं के आधार पर किस प्रकार से आपके माइंड के साथ खेला जा रहा है कि बीएड अभ्यर्थियों के पास प्राथमिक में अवसर समाप्त होने के बाद से उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए 6 से 8 की भर्ती नहीं आती है और भर्ती ना आने का प्रमुख कारण प्रमोशन से भर देना है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी की संख्या बहुत कम आती है। अभ्यर्थी और लोगों के द्वारा यह भ्रमित किया जा रहा है कि जिस प्रकार से 50,000 प्राइमरी में भर्ती आती है उसी प्रकार से टीजीटी पीजीटी में 50,000 भर्ती दे दीजिए, बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक की मांग नहीं करेंगे। इसके अलावा पीजीटी में बीएड के साथ साथ डीएलएड को भी मौका मिलता है, इस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार एनसीटी बीएड अभ्यर्थियों का साथ नहीं दे रही है, इस प्रकार से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि कोर्ट के माध्यम से 2018 से लेकर के 2023 के अभ्यर्थियों जो कि बीएड के हुए हैं, इस नोटिफिकेशन को देख करके उनके लिए कोर्ट में चैलेंज किया जाए। इसके अलावा अध्यादेश लाने की मांग की जा रही है जो कि बिना तथ्यों के आधार पर गलत तरीके से बीएड अभ्यर्थियों को केवल भ्रमित करने का एक रास्ता मात्र है। साथ ही साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के कोर्ट केस करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ बीएड प्लस बीटेक वाले अभ्यर्थियों के लिए कोर्ट केस करने की बात की जा रही है। इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है? क्या सिर्फ आपको एक भीड़ के तौर पर देखा जा रहा है? कहीं आप गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं? आप खुद से तय करिएगा इस वीडियो के बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 2018 में एनसीटी का जब गजट नोटिफिकेशन आता है 28 जून 2018 को, तो इसको देख करके अधिकांश अभ्यर्थी बीएड में प्रवेश लिए थे। इससे पहले जब ये नोटिफिकेशन नहीं आया था उस समय आप देखेंगे डीएलएड में प्रवेश ज़्यादा होते थे। तो जब ये गजट नोटिफिकेशन आया और अब चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, तो ये मामला 2010 से लेकर के 2018 जब प्राथमिक में केवल बीटीसी का अधिकार था, उस 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो जब 8 साल बाद ये गजट नोटिफिकेशन निकाल करके एक झटके में बीटीसी अभ्यर्थियों के साथ अहित कर दिया गया, तो जब आज के अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि 2018 में एक केवल नोटिफिकेशन को रद्द करने की वजह से इनके साथ अहित हो रहा है, तो ये मामला तो उनके साथ भी है ना। अगर आप कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो वो भी अपना पक्ष रखने के लिए वहां पर उपस्थित होंगे कि जब 5 साल से बीएड के साथ गलत हुआ तो हमारे साथ तो 8 साल से गलत हुआ है एक नोटिफिकेशन के आधार पर। तो यहां पर इस मामले को चैलेंज किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक जो मामला कोर्ट में लड़ा जा रहा था वो योग्यता को लेकर के लड़ा जा रहा था कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में योग्य हैं, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए मोहर लगा दिया कि ये योग्य नहीं है क्योंकि इनका जो कोर्स है बीएड वो तो ना तो बेटर कोर्स है और ना ही हायर कोर्स है प्राइमरी के लिए, बल्कि ये एक डिफरेंट कोर्स उन्होंने बताया है। तो योग्यता का सवाल जहां पर खत्म हो गया, उसके बाद से अब यह मुद्दा बनाया जा रहा है कि चूंकि हमारे पास रोजगार के अवसर कम है इसलिए हमको प्राइमरी में अलाउ किया जाए, और इस नोटिफिकेशन को देख करके हमने बीएड में एडमिशन लिया था, इसलिए 2018 से लेकर के 2023 तक के बीच के अभ्यर्थियों को इसमें अलाउ किया जाए। तो यही मामला तो बीटीसी के साथ भी बन रहा है ना, जो 2010 से 2018 के बीच में बीटीसी में प्रवेश लिए थे। तो अगर भावनाओं के आधार पर मामला कोर्ट में जाता है तो ये भावनाएं बीटीसी के साथ भी जुड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ इसमें बीएड अभ्यर्थी का पैर खींचेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो 2018 से पहले बीएड कर लिए थे वो भी तो कहेंगे ना कि हमारी भी मांग मानिए कि फिर हमें भी अलाउ करिए। अब वो भी तो डिमांड करने लगेंगे ना कि इस नोटिफिकेशन के आधार पर सीटेट और यूपीटेट में इनको अलाउ किया गया जो 2018 से पहले के बीएड अभ्यर्थी थे, तो उनका भी तो एक तरीके से अधिकार जनरेट हो गया कि जब वो भी इस प्रकार के गजट से लाभ ले पा रहे हैं तो वो भी शिक्षक भर्ती में क्यों ना बैठें, वो भी तो अपना पक्ष रखेंगे और बीएड अभ्यर्थी बीएड के अगेंस्ट में हो जाएगा। ये हमारी और आपकी भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन कोर्ट कभी भी भावनाओं के आधार पर डिसीजन नहीं देते हैं।
साथ ही लगातार इस प्रकार से माहौल और इस प्रकार से सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि बीएड अभ्यर्थियों का साथ ना तो केंद्र सरकार दे रही है और ना ही एनसीटी दे रही है। 2018 में जब इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया, सिर्फ केंद्र सरकार की पहल से यह जारी हो पाया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बहस से ये बातें स्पष्ट हो चुकी है कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री के एक पत्र के माध्यम से ही इस प्रकार के नोटिफिकेशन को जारी किया गया, यानी केंद्र सरकार साफ तौर पर बीएड के पक्ष में थी। एनसीटी नोटिफिकेशन जारी करके बीएड के पक्ष में अपने बातों को 2018 में ही स्पष्ट कर चुकी थी। उसके बाद से लगातार 5 साल से ये मामला कोर्ट जाते रहा, चाहे आप 69,000 से ले लीजिए। एनसीटी और राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार लगातार बीएड के पक्ष में खड़ी थी। अभी तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला रिजर्व होना था 12 जनवरी 2023 तक, तब तक केंद्र सरकार और एनसीटी पूरी तरीके से बीएड के फेवर में पैरवी कर रही थी। बावजूद इसके अगर ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार और एनसीटी बीएड का फेवर नहीं कर रही है, तो ये अब आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से आपके फेवर की मांग की जा रही है। ये मुद्दा कहीं राजनीतिक मुद्दा ना बन जाए, इसको समझने के लिए आज से 5 साल पहले आपको चलना होगा, जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उस समय ये नोटिफिकेशन बीटीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए उसी प्रकार से कहर बन करके आया था जिस प्रकार से आज बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए कहर बन करके आया हुआ है। बीटीसी वाले अभ्यर्थी जगह जगह पूरे जमीनी धरातल पर उतर करके अपने जितने भी जनप्रतिनिधि थे उनको ज्ञापन दिए थे और केंद्र तक इस मुद्दे को पहुंचाए थे। साथ ही साथ इस मामले को लेकर के एनसीटी पर भी अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था। उस समय जो केंद्र सरकार में एमएचआरडी मिनिस्ट्री में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय में जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे वो श्री प्रकाश जावड़ेकर जी थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम किसी का भी अहित नहीं होने देंगे। उससे पहले श्रीमती स्मृति ईरानी जी शिक्षा मंत्रालय में थी और उनके द्वारा भी कहा गया था कि हम इस प्रकार से किसी भी का अहित नहीं होने देंगे। अब अहित नहीं होने देंगे और बीएड के पक्ष में लगातार पैरवी हो रही थी। तो अब आप सोचिए कि इस प्रकार से ये केवल राजनीतिक मुद्दा होता है। बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करना ना शामिल करना ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चाहे आप बीएड हैं या फिर डीएलएड हैं, आप राज्य सरकारों के लिए, केंद्र सरकारों के लिए एक वोट बैंक मात्र हैं। इससे ज़्यादा ना तो सरकार आपको कुछ समझती है और ना ही आप कुछ माने जाते हैं केंद्र सरकार के लिए। आज जो सिचुएशन है, बीएड अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। तो यही सिचुएशन 2018 में था। 2018 में जब ये नोटिफिकेशन आया उसके 1 साल के अंदर ही वहाँ पर 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाले थे। उस समय बीटीसी वाले अभ्यर्थी भी ये कह रहे थे कि इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? तो कहने का मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, आजकल रोजगार के मुद्दे पर या फिर इन मुद्दों पर कभी वोट होता ही नहीं है। जो लोग बीएड अभ्यर्थियों को अध्यादेश के नाम पर बहला फुसला रहे हैं, उनके लिए अध्यादेश की सच्चाई को जानना बेहद जरूरी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें डिटेल में मैंने बात कर रखी है कि अध्यादेश में क्या प्रॉब्लम है और क्यों ये आगे जाकर के बीएड को फिर बाहर कर देगा प्राथमिक से। ये जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। बीएड अभ्यर्थियों को पहले योग्यता के आधार पर भ्रमित किया जाता था कि बीएड डिग्री जो है वो हायर डिग्री है डीएलएड से, इस वजह से वह प्राथमिक के लिए भी पूरी तरीके से पात्र होंगे, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया, ये कहते हुए कि बीएड ना तो हायर है ना तो बेटर है डीएलएड से, बल्कि ये एक डिफरेंट कोर्स है, डिफरेंट डिग्री है। जिसके बाद से योग्यता वाला पूरा जो सिगुफा था वो खत्म हो चुका। अब दूसरे मुद्दे पर अभ्यर्थियों को भ्रमित किया जा रहा है, ये कहते हुए कि चूंकि प्राथमिक में भर्तियां बल्क में आती हैं और अदर पोस्ट के लिए जैसे अपर प्राइमरी में प्राथमिक से प्रमोशन होकर के उन पदों को भर दिया जाता है। साथ ही टीजीटी पीजीटी में वैकेंसीज नहीं आती हैं। अगर टीजीटी पीजीटी में 40,000 50,000 बल्क में वैकेंसी प्राइमरी की तरह दे दिया जाए तो कोई भी बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए फाइट नहीं करेगा। इस प्रकार से ऐसे भावनाओं के तौर पर आपसे गलत सूचना देकर के उलझाया जा रहा है। इसके पीछे की सच्चाई आपको जानना बेहद जरूरी है, तभी आप इन लोगों की सच्चाई को जान पाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर प्रमोशन से पद भर क्यों दिए जाते हैं अपर प्राइमरी के लिए। कोई भी शिक्षक भर्ती होती है उसके लिए एक नियमावली होती है जो कि 1981 है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली। इस नियमावली के अंतर्गत प्राइमरी और अपर प्राइमरी की भर्तियां होती हैं। कभी भी आज तक कोई भी अभ्यर्थी आपको ये नहीं बताया होगा कि आखिर प्रमोशन से पद क्यों भरे जाते हैं। इस नियमावली में ये साफ मेंशन किया गया है कि प्रमोशन से ही पद भरे जाएंगे और अगर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तब डायरेक्ट भर्ती निकाली जाएगी जिसमें बीएड और डीएलएड को भी मौका दिया जाएगा। आज तक जब से मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूं कभी भी मैं कोई भी इस प्रकार का धरना देखा ही नहीं जिसमें अपर प्राइमरी की वैकेंसी को लेकर के डिमांड किया जाए। प्राथमिक के लिए धरने आए दिन होते हैं, लेकिन अपर प्राइमरी 6 से 8 की भर्ती के लिए आज तक कोई भी धरना हुआ ही नहीं है।
तो आखिर जब आप अपनी मांग को रखेंगे नहीं कि हमें हमारी वैकेंसी दे दीजिए, तब तक आपको क्यों वो वैकेंसी राज्य सरकार देगी? राज्य सरकार तो वैसे ही वैकेंसी धीरे धीरे खत्म करती जा रही है, केंद्र सरकार वैसे ही धीरे धीरे खत्म करती जा रही है। तो फिर आपके डिमांड नहीं रहेंगे तो फिर आपकी मांगों को क्यों सुना जाएगा? उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 10 साल से कोई भी भर्ती नहीं आई है अपर प्राइमरी में। 2013 में 29,000 समथिंग पदों पर भर्ती आई थी गणित और विज्ञान पदों के लिए। और प्रमोशन की जहां तक बात है तो 2013 से पहले से ही प्रमोशन रुका हुआ है। इस समय चर्चाएं तेज हैं प्रमोशन को लेकर। तो ना तो प्रमोशन हो रहे हैं, ना तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, तो आखिर ये पद जा कहां रहे हैं? आज तक कोई भी इस मुद्दे पर ज्ञापन देने कभी भी जनप्रतिनिधियों को नहीं जाता और ना ही अपर प्राइमरी को लेकर के कोई भी धरना प्रदर्शन होता है। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आखिर कौन सी वो समस्या है जिसकी वजह से डायरेक्ट भर्तियां नहीं आ रही हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपको राज्य सरकार से डिमांड करनी होगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों ही प्रमोशन से भरा जाता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको मिलेगा जिसमें डिटेल में मैंने बता रखा है इस नियमावली के आधार पर कि आखिर प्रमोशन से ही पद क्यों भर दिए जाते हैं। अब तीसरे मुद्दे पर किस प्रकार से आपको भ्रमित किया जा रहा है कि प्राइमरी में 40-50 हज़ार बल्क में वैकेंसी आती है, टीजीटी पीजीटी में इतनी वैकेंसी आ जाए तो कोई भी बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में आने की मांग नहीं करेगा। तो इसमें देखिए आपको किस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है। प्राइमरी की अगर हम लोग बात करें तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राज्यसभा में ये सूचना दी गई थी कि अपर प्राइमरी और प्राइमरी में कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद खाली हैं। इसमें आप इस मामले को इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश में आप देखिए 7,19,399 पद खाली थे। ये कब का आंकड़ा है? ये है 2020-21 का। 2021-22 में भी आप देखेंगे तो 7,19,399 पद खाली थे उत्तर प्रदेश में, यानी कि मोटा मोटी आप 7,20,000 मान सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि राज्य सरकार 2022-23 में इस आंकड़े को खत्म कर देती है और केवल मात्र 5,79,000 पद बचते हैं। बाकी 1 लाख लगभग 30,000 के आसपास पदों को समाप्त कर दिया गया है प्राइमरी और अपर प्राइमरी को मिला करके। ये तो मैंने आपको आंकड़े बता दिए प्राइमरी के। अब टीजीटी पीजीटी के लिए कितने स्वीकृत पद है ये आप समझिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में एक दिए गए प्रश्न के जवाब में इन आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया था जो कि ऑथेंटिक सोर्सेज से है, तो आप पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। प्रवक्ता यानी कि पीजीटी की बात की जाती है। पीजीटी में उत्तर प्रदेश में कुल 20,000 समथिंग पद हैं, ये स्वीकृत पद हैं 20,000। और सहायक अध्यापक यानी टीजीटी में कुल जो स्वीकृत पद हैं वो हैं 66,334। ठीक है, अब आप सोच लीजिए कि टीजीटी के लिए 66,000 ही कुल पद हैं और पीजीटी के लिए 20,000 ही कुल पद हैं और प्राइमरी के लिए 7,19,000 पद थे। अब कहां से आप इसमें 40,000 50,000 पदों की डिमांड कर रहे हैं जब उतना पद ही स्वीकृत नहीं है? अपर प्राइमरी में उतने पद स्वीकृत हैं इसलिए उतने बल्क में वैकेंसी आते हैं। टीजीटी पीजीटी में उतने पद स्वीकृत ही नहीं है तो कहां से वैकेंसी आएंगे? और इसका प्रमुख कारण यह है कि टीजीटी पीजीटी के लिए जो विद्यालय होते हैं, ध्यान से समझिएगा, वो एडेड विद्यालय होते हैं। एडेड विद्यालय क्या होते हैं? जो कि प्राइवेट होते हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट होता है, सिर्फ सैलरी सरकार दे रही है अपने अंडर में लेकर के। यानी कि टीजीटी पीजीटी के लिए कोई भी सरकारी विद्यालय नहीं होता है। आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी में देखेंगे तो उनको बोला जाता है परिषदीय प्राथमिक और परिषदीय उच्च प्राथमिक, और एडेड स्कूल को हिंदी में बोला जाता है अशासकीय सहायता प्राप्त। अशासकीय यानी कि जो सरकार का नहीं है लेकिन उनको सहायता दिया जा रहा है सरकार से। यानी कि आरटी एक्ट में जो 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको लोगों को शिक्षित करना है। इसलिए राज्य सरकार अपने विद्यालय बना करके इस प्रकार से काम कर रही है। लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए इस प्रकार का कोई भी एक्ट नहीं है। राज्य सरकार जहां पर स्कूल कम है, प्राइवेट स्कूल कम है, वहां पर ऐसे स्कूलों को सहायता प्रदान करती है ताकि उनका कुछ फीस कम हो सके और सभी लोग शिक्षित हो सके टीजीटी पीजीटी स्तर तक, यानी कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक भी बच्चे पढ़ सके, इसलिए सहायता दी जाती है इन एडेड स्कूलों को। तो वहां पर तो वैकेंसीज है ही नहीं ना, आपको यह समझना होगा कि वहां पर स्वीकृत पद नहीं है। इसके अलावा बीईओ की वैकेंसीज में बहुत कम वैकेंसी आती है, तो इसका भी प्रमुख कारण है। उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, 822 ब्लॉक हैं, तो केवल 822 ही ब्लॉक है तो इतनी ही तो वैकेंसी होगी। एक ब्लॉक में एक ही बीईओ तो होगा, तो जाहिर सी बात है इसके लिए वैकेंसी सीमित है। इसके अलावा अगर बीएसए की बात करें तो टोटल 75 जिले हैं, तो 75 ही तो बीएसए हो सकते हैं। आपको यहां पर मौका मिल रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि प्राइमरी के बराबर इसमें वैकेंसी आ जाएगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी बैंक में आप जाते हैं तो जितने पोस्ट बड़े होते जाते हैं उतने एम्प्लॉयज़ की संख्या घटती जाती है। जैसे क्लर्क की संख्या आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होगी बैंक में, उसके बाद से पीओ की संख्या देखेंगे तो उससे कम होगी, मैनेजर की संख्या देखेंगे तो सिर्फ एक कम होगी। तो जैसे जैसे नीचे से आप ऊपर जाते जाते हैं पदों की संख्या कम होती जाती है। बैंक में केवल एक ही मैनेजर होगा, पीओ की संख्या 2-3 हो सकती है, क्लर्क की संख्या उससे ज़्यादा होगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो प्राइमरी है कक्षा 1 से 5 वो सबसे निचला स्तर है, तो इसलिए यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है।
अपर प्राइमरी में जाएंगे तो वहां पर वैकेंसी कम हो जाती है, उसके बाद से टीजीटी पीजीटी में जाएंगे तो और कम हो जाएगी, उसके ऊपर जाएंगे तो और कम हो जाएगी, उसके ऊपर जाएंगे तो और कम हो जाएगी। तो ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पीजीटी के लिए बीएड कंपलसरी नहीं है। आप स्क्रीन पर जो पीजीटी 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके जब आप मिनिमम एलिजिबिलिटी में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो बीएड कैंडिडेट हैं उनको वरीयता दी जाती है। इस नोटिफिकेशन में साफ शब्दों में मेंशन किया गया और इसके संबंध में एनसीटी का एक गाइडलाइन भी है और आने वाली भर्तियों में उत्तर प्रदेश में बीएड को ही केवल माना जाएगा पीजीटी के लिए। ये सब कुछ चीज़ें मैं प्रूफ के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको गलत सूचना देकर के भ्रमित किया जाता है। ये सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चल रहा है। देखिए यहाँ से आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी चीज़ें शुरू हो रही हैं। देखिए यहाँ पर ये जो पद है हिंदी पद के लिए, यहाँ पर देखिए वरीय मान और अधिमानी आहारता में बीएड का जिक्र किया गया है। राइट वाले कॉलम में देखिएगा बीएड ऊपर लिखा गया है, यानी बीएड अगर आप हैं, एमएड अगर हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी। कोई भी सब्जेक्ट आप उठा करके देख लीजिए, गणित, गृह विज्ञान, इसके अलावा अंग्रेजी, सब में बीएड मेंशन किया गया है, यानी बीएड को वरीयता दी जा रही है। यानी ये सूचना आपसे छुपाई जा रही है कि बीएड वहां पर अगर है तो आपको वरीयता दी जाएगी। इसके संबंध में एनसीटी का पहले से ही गजट नोटिफिकेशन है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार इसको फॉलो करने जा रही है, यानी अब भविष्य में कोई भी भर्ती आएगी तो पीजीटी के लिए केवल और केवल बीएड को अलाउ किया जाएगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्रवक्ताओं की भर्ती में भी अनिवार्य होगा बीएड। आपको खुद समझना होगा कि किस प्रकार से आप इमोशनली अनबैलेंस्ड हैं इस समय उस नोटिफिकेशन के रद्द होने की वजह से। इस वजह से कोई भी आपको गलत सूचना के आधार पर आपको लग रहा है कि वो आपका फेवर कर रहा है, लेकिन नहीं, वो आपका फेवर नहीं कर रहा है, बल्कि गलत सूचना देकर के आपको भ्रमित कर रहा है। इसके अलावा इस बात पर भी आपको भ्रमित किया जा रहा है कि जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है वो टीजीटी पीजीटी में अप्लाई नहीं कर सकते, प्राइमरी से उसको बाहर कर दिया गया। इसी प्रकार से जो बीटेक प्लस बीएड है उनको भी प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। तो इन अभ्यर्थियों को लेकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। देखिए इस प्रकार के मामले जब कोर्ट में जाते हैं तो एक शिक्षक के तौर पर कोर्ट आपसे उम्मीद करता है कि आपको कम से कम बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि ये मामला एलटी ग्रेड 2016 की भर्ती से जुड़ा हुआ है, जिसमें ओएमआर सीट में गलत तरीके से अनुक्रमांक लिखने की वजह से अभ्यर्थी का रिजल्ट रोक दिया गया, अभ्यर्थी कोर्ट चला गया। अभ्यर्थी के संदर्भ में कोर्ट ने साफ शब्दों में यह कहा कि ओएमआर में सीट में गलती बड़ी गलती है। एक अध्यापक के तौर पर यह आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार का मामला 2017 यूपी टेट से जुड़ा हुआ है, जिसमें गलत तरीके से ओएमआर भरने की वजह से अभ्यर्थी कोर्ट चले गए क्योंकि पीएनपी ने उनके रिजल्ट को रोक दिया था। उसमें तीखी टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि आप ओएमआर सही से नहीं भर सकते तो आप शिक्षक बनने लायक नहीं है। अब सोच लीजिए कि इन मामलों में कोर्ट किस प्रकार से सख्त रुख अपनाता है, जिसमें बेसिक जानकारी की वजह से अगर गलत तरीके से आप आचरण कर रहे हैं तो यहाँ पर जब मामले कोर्ट में जाएंगे कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, हमारा बीटेक प्लस बीएड होने की वजह से हम टीजीटी पीजीटी में अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो ये तो बेसिक जानकारी वाली बात आ गई ना। जब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है बीएड में प्रवेश लेने के लिए, उसमें साफ शब्दों में मेंशन किया गया होता है किसी भी कोर्स की एप्लीकेबिलिटी। जैसे आप सीटेट के लिए अप्लाई करते जाते हैं तो वहाँ पर एप्लीकेबिलिटी लिखा रहता है कि आप इस कोर्स का प्रयोग या फिर इस सर्टिफिकेट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर कर पाएंगे। उसी प्रकार से बीएड में भी नोटिफिकेशन में लिखा रहता है एप्लीकेबिलिटी कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद से कहाँ कहाँ शिक्षक बन सकते हैं। उसमें एक लाइन मेंशन किया गया रहता है कि एनसीटी की जो भी गाइडलाइंस है उनके अनुसार आप सब्जेक्ट टीचर के तौर पर हायर किए जा सकते हैं। सब्जेक्ट टीचर यानी कि जिसे हम लोग 6 से 8 और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की बात की जाती है, तो वो बातें आपको पहले से पता थी उस नोटिफिकेशन के हिसाब से कि आप सब्जेक्ट टीचर के तौर पर आगे बढ़ेंगे, आगे प्रोसीड होंगे। अब चूंकि आपकी ये जिम्मेदारी थी कि आपको पता करना था कि टीजीटी पीजीटी के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है और आपका वो ग्रेजुएशन में है या नहीं। साथ ही साथ जो बीटेक प्लस बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनको तो ये बेसिक जानकारी है ना कि जो उनको बीटेक में पढ़ाया जाता है टेक्निकल कोर्स में, वह स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। आप टीचर बनने जा रहे हैं 1 से 12 के, और 1 से 12 स्कूली शिक्षा में कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, तो आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसका प्रयोग किया ही नहीं जा सकता उन स्कूलों में। इसलिए टीजीटी पीजीटी को सिरे से ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नकार दिया है कि टीजीटी के गणित विषय के लिए भी ये पात्र नहीं है। ऐसे कई मामले हैं जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने साफ शब्दों में बीटेक वालों को अलाउ नहीं किया है। इन सभी मामलों में अभ्यर्थियों को इस प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है कि इस मामले को लेकर के कोर्ट चला जाए। देखिए इस प्रकार के मामले और बेसिक जानकारी ना होने की वजह से अगर कोई आचरण टीचर के द्वारा इस प्रकार से किया जाता है तो इस पर बहुत कड़ा रुख कोर्ट अपनाती है। पहले भी इस प्रकार के उदाहरण पेश कर चुकी है। यहाँ पर ये सभी जो बेसिक जानकारी है वो एडमिशन लेने से पहले अभ्यर्थी के पास होगी, ये मान करके चला जाता है। अब बीटेक प्लस बीएड आपने कर लिया तो उस कंडीशन में आपको ये पहले से माना जा रहा है कि आपको ये ज्ञात है कि आप टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते।
अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो आपको यह मान करके चला जाएगा कि आपको यह पता है नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद से कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, तो आप टीजीटी पीजीटी में टीचर नहीं बन सकते। बावजूद इसके अगर आप बीएड में एडमिशन ले रहे हैं तो आप सब कुछ जानते हुए एडमिशन ले रहे हैं। और अगर आपको केवल प्राइमरी में जाना था तो फिर बीएड आपने क्यों किया? साफ शब्दों में यह कोर्ट कह सकती है। यहां पर अभी तक ये मामला योग्यता से जुड़ा था, लेकिन अब ये मामला भावनाओं से जुड़ चुका है, जिसको कहीं भी कोर्ट टिकने नहीं देती है कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट जो चलता है वो भावनाओं से नहीं बल्कि नियमों से चलता है। इस वजह से जो भी आपको भ्रमित कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। इन सभी बातों का सत्यता से और सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और बीटेक प्लस बीएड वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो उनकी खुद की गलती है। एडमिशन लेने से पहले उनको खुद तय करना चाहिए था कि जिस कोर्स में वो एडमिशन लेने जा रहे हैं क्या वो उसके लिए अप्लाई करने के लिए योग्य हैं। आप 2 साल अपना समय बर्बाद करने जा रहे हैं, 2 साल के लिए पैसा बर्बाद करने जा रहे हैं और आप खुद पहले से तय नहीं कर पा रहे हैं कि आप उस कोर्स के लिए जो कर रहे हैं क्या वो कोर्स जिस टीचर के बनने के लिए आप कर रहे हैं क्या वो उसमें बन भी पाएंगे या नहीं। ये तो आपकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए उस एडमिशन लेने से पहले, और अगर नहीं थी तो कोर्ट इस मामले में बहुत सख्त रुख अपना सकता है। देखिए, अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपको गलत सूचनाओं के आधार पर ही भ्रमित किया गया है। यहां पर मैं इन सभी का सॉल्यूशन बताता हूं क्या हो सकता है। देखिए, आप सरकार को ज्ञापन देकर के अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन करा सकते हैं कि जो प्रमोशन से पद भरे जा रहे हैं उसमें 50% प्रमोशन कर दीजिए और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर दीजिए। प्रमोशन भी नहीं होते हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी नहीं होते हैं, और इसको लेकर के कोई मांग भी नहीं उठाता है। इस वजह से सरकारें भी अपर प्राइमरी को लेकर के बिल्कुल चुप हैं। 2013 के बाद से कोई भी वैकेंसी आई नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग उसकी डिमांड नहीं करते हैं। तो पहला तो ये आप कर सकते हैं, अपर प्राइमरी में आपको वैकेंसी मिल सकती है, बहुत भारी संख्या में वैकेंसी खाली भी है और 10 सालों से वैकेंसी आई नहीं है। दूसरा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनका नहीं बन रहा है वो कई यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन की डिग्री देती हैं। तो मान लीजिए कोई हिंदी से अप्लाई करना चाहता है तो फिर संस्कृत भी मांगा जाता है, तो उस कंडीशन में आप संस्कृत से पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी से पता करके आप कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अब अपनी गलती के वजह से आप जो भी ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले हैं या फिर बीटेक प्लस बीएड वाले हैं, अपनी गलती को छुपाने के लिए ये राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को दोष दे रहे हैं कि इन्होंने सही से पैरवी नहीं किया। अगर सही से भी पैरवी होगा तो भी ये मामला ऐसा है जिसमें सीधे तौर पर अभ्यर्थी की गलती है कि एडमिशन तो आपने ले लिया लेकिन आपको खुद नहीं पता था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जब नहीं बन रहा है तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बीटेक प्लस बीएड वाले अभ्यर्थी इतना सक्षम होते हैं उस समय कि वह अपने कोर्स की एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है वो सब कुछ सर्च कर सकते हैं, सब कुछ खोज सकते हैं। अगर उन्होंने नहीं किया तो ये उनकी लापरवाही मानी जाएगी कोर्ट के माध्यम से। तो किसी के भी बहकावे में आकर के अगर आप कोर्ट जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको ही हार का सामना देखना पड़ सकता है। इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के आप जितने भी आयोग हैं उनको ज्ञापन दे सकते हैं कि कुछ रिलैक्सेशन दे दिया जाए इसके संबंध में, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हो सकती हैं। आप उस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं जो कि केंद्र सरकार के भी अब हाथ में नहीं है। अध्यादेश और ये सभी चीज़ें बहुत मुश्किल खीर है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस को जरूर देखिएगा, आपके काफ़ी हद तक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।